नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह। आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, कुछ घंटे बाद वर्ष 2022 बीत जाएगा और हम एक नए साल, उम्मीदों के साल में प्रवेश करने में कर जाएंगे। आने वाला साल 2023 हर आदमी की इच्छा होती है कि जब हम नए साल में जाएं, कुछ हमारे साथ बेहतर हो, हमारे समाज में बेहतर हो, हमारे परिवार में बेहतर हो, हमारे देश में बेहतर हो। लेकिन आज जब हम सिर्फ कुछ घंटे बाद नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, कुछ घंटे बाद हम नए साल का जश्न मनाने वाले हैं, दिल में नए साल को लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल मंदी की आहट है। विशेषज्ञ बता रहे हैं पूरी दुनिया में महामंदी आने वाली है। निश्चय ही हमारे देश भारत पर भी उसका असर होगा, बल्कि दुनिया के कुछ देशों में तो उसका प्रभाव दिखने भी लगा है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हम भारतीयों का महामंदी में क्या होगा, नए साल में उस महामंदी को कैसे झेलेंगे, यह डराता है, यह मन में तमाम आशंकाएं पैदा करता है। कोरोना महामारी ठीक हमारे बगल के देश में, चीन में कहर बरपा रहा है। ये कोरोना महामारी की उत्पत्ति भी आज से 2-2.5 साल पहले इसी चीन से शुरू हुई थी। आज एक बार फिर चीन में लौट करके कहर बरपा रहा है और पूरी दुनिया डरी हुई है कि फिर चीन से यह फिर फैलेगा और इसका जो नया वेरिएंट आया है ये बहुत ही घातक माना जा रहा है। हम लोग पिछली महामारी से जिस त्रासदी की स्थिति में 2 साल का समय, 1.5 साल का समय बिताए हैं, सोच के डर लग रहा है कि अगर 13 में कोरोना महामारी की एक और लहर आती है, एक और नया वेरिएंट आता है, तो क्या होगा इस देश के लाखों करोड़ों लोगों का। कोरोना महामारी के बाद जैसा कि भारत सरकार दावा करती है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। इस मुफ्त के राशन के भरोसे हम देश में कैसे अच्छी उम्मीदों के साथ नए साल में जा सकते हैं। कब तक यह सरकार मुफ्त का राशन देकर के देशवासियों को जिंदा रखेगी। हम विकास की बातें करते हैं, हम तरक्की की बातें करते हैं, हम बेहतर लाइफस्टाइल की बातें करते हैं, लेकिन जो हालात सामने दिख रहे हैं वह जीने लायक या करोड़ों भारतीयों के जीने लायक माहौल बनाए रखने के लिए ही दुश्वार दिखता है। हम भारतीय जीवन में कठिनाइयों को बड़ी आसानी से झेल लेते हैं, हम इसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन जब हम नए साल में जाने की बात करते हैं, नए साल में उम्मीदों की बात करते हैं, तो जो आज दिखाई दे रहा है वह कहीं से उम्मीद नहीं जताता है। उससे लड़ने की कोई छटपटाहट भी नहीं दिखती है। हमारी सरकारें ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। हम पिछले 3 साल 4 साल से बेरोजगारी की मार में बेहाल है। देश का युवा पूरी तरह से रोजी रोजगार के लिए परेशान है। क्या महामंदी में जो लोग रोजगार में हैं उन पर भी संकट नहीं आ जाएगा? हर साल हजारों युवा, लाखों युवा देश में जो रोजगार के लिए पढ़ लिख कर संस्थानों से बाहर आ रहे हैं, हम उनके रोजगार की बात की चिंता कर ही रहे हैं। लेकिन अगर महामंदी आ जाती है तो क्या जो लोग पहले से नौकरियों में हैं उनकी छटनी, उनकी वेजेस में कटौती जीवन को और दुरूह नहीं बना देगी? ऐसे में मुझे हर समय लगता है हमारी सरकारों को दूरंदेशी होना चाहिए। इससे निपटने के लिए कुछ एहतियात करना चाहिए, कुछ करते हुए दिखना चाहिए, ताकि हम जैसे साधारण लोगों को यह आश्वस्त होने की स्थिति रहे। जो भी संकट होगा हम अपनी सरकार के साथ संघर्ष करके उस पर काबू पा लेंगे।
आज हालात ऐसे नहीं है। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, 8 साल से रोजगार के नाम पर देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। रोजगार के अवसर घटे हैं इन 8 सालों में, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ी है, वेजेस में कटौती हुई है, उद्योग धंधे चौपट हुए हैं। केवल एक कोरोना कारण नहीं रहा है इन सालों में। नोटबंदी, जीएसटी, इन सब के चलते लगातार पिछले 8 साल से भारतीय जनमानस जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, वो परेशान है। हम इस उम्मीद में थे कि आने वाले सालों में चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आज हम कुछ घंटे बाद 2023 का स्वागत करते हुए नए साल में प्रवेश करेंगे। उम्मीद की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हर साल हम चुनाव में डूब जाते हैं। चुनाव के जरिए जिस तरीके से हम आपस में द्वेष घृणा की बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें तो मन को मत्ती ही रहती हैं। 2023 में 10 राज्यों में फिर से हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के दौरान जो हाल होता है देश का सबको पता है। हम सारी पॉजिटिव बातें भूल जाते हैं, हिंदू मुसलमान खेलने लगते हैं, हम भुखमरी की बात नहीं करते, हम रोजगार की बात नहीं करते, हम नए अवसरों की तलाश में नहीं रहते हैं। सिर्फ एक दूसरे को चुनाव में हराने या जिताने के लिए हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं। इससे आखिर कितने दिन तक देश चलेगा? शायद यही करते करते आज हम इस हालत में हैं। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे थे, हम उसके आधे पर भी पहुंचने की स्थिति में नहीं हो रहे हैं। आखिर क्यों? भारतीय मेधा में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो स्थितियां पैदा की जा रही है, वो अच्छी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कारण और मानक तो अपनी जगह है ही, हम देशीय स्तर पर भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लोगों में एक उम्मीद जगे। हम सरकार से चाहते हैं कि वह चुनाव जीतने की राजनीति से ऊपर उठे, देश को जीतने लायक बनाए, भारतीय जनमानस को जीतने लायक बनाए। अगर भारतीय जनमानस जीत रहा हो, सरकार किसी की भी होगी, हम मजबूत होंगे। आज पूरी दुनिया में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद महंगाई की मार है, हम पर भी उसका असर है, हम पर बहुत ज़्यादा असर है। हम गरीब थे, हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं। वो महंगाई की थोड़ी सी मार के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो जाते हैं। हम इससे कैसे बाहर आए, इस पर हमें बात करनी चाहिए। हमें चीन से नहीं उलझना है, सही बात है, लेकिन चीन जिस तरीके से हमारी सीमाओं पर डटा हुआ है, हमारी जमीन में बार बार आक्रमण कर रहा है, बार बार हमारे क्षेत्र में प्रवेश करके बैठ जा रहा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीतिक हालात और दूसरी चीज़ों के लिए बेहतर नहीं है। चीन हम पर केवल रुतबा इसलिए जमा रहा है, वह जानता है हम आर्थिक स्थितियों में तेजी से विकास की संभावना वाला देश है। अगर एशिया में चीन को कोई चुनौती दे सकता है तो भारत है। हमें चीन को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी, है। दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान को लेकर अनावश्यक सतर्कता दिखाते हैं, लेकिन हम चीन को लेकर असावधान दिखते हैं। बार बार चीन हमारी सीमा पे ही नहीं घुस रहा है। हमारे सारे पड़ोसी देशों में, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब जगह चीन अपनी पैठ बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में वो अपने ठिकाने ढूंढ रहा है, ठिकाने बना रहा है। मैं जानता हूं कि आने वाला समय सीमाओं पर युद्ध वाला नहीं होगा, लेकिन जो बलशाली होगा वो हमारी नाकेबंदी करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। और अर्थव्यवस्था के प्रभावित करने का मतलब होता है आज के दौर में अगर हम सूचना और अर्थव्यवस्था के मामले में पिछड़ जाते हैं तो हम किसी देश से भी सीमा पर भी बहुत देर तक युद्ध नहीं लड़ सकते। चीन हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन की अपनी मजबूती भी है और चीन की अपनी कमजोरी भी है। हमें उन कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए था, हम नहीं उठा पाए। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी के दौरान जिस बड़े पैमाने पर
चीन से बड़ी संख्या में अमेरिकी कंपनियां भागी हैं, हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, उन कंपनियों को अपने देश में नहीं ला पाए। निश्चय ही हमारी नीतियां, हमारे देश के हालात, हमारे यहाँ चल रही जो द्वेष की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, इसका दुनिया के देशों में नहीं सराहा गया। हम कह सकते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन कौन से विश्व की बात कर रहे हैं? हमारे विश्व गुरु बनने को कौन तवज्जो दे रहा है? चीन से भागने वाली कंपनियां क्यों नहीं भारत में आई? वो छोटे छोटे जो है एशियाई देशों में जाकर के अपने कारोबार को स्थापित कर रही है, भारत में नहीं आ रही है, क्योंकि भारत में राजनीतिक हालात, हम यहाँ चाहे जितने लुभावने दिखाए जा रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। हमें ऐसा देश बनाना है जहाँ दुनिया की हर कौम का आदमी निर्भय होकर के आ जा सके, कारोबार कर सके, तभी वो हमारे यहाँ निवेश करेगा, तभी हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। हम जीडीपी की बात करते हैं, 2 लोगों के या 4 लोगों के आय में अरबों खरबों की वृद्धि हो जाने से आम लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। हम देश की अर्थव्यवस्था को उनके सहारे बड़ा तो बता सकते हैं, लेकिन देशवासियों की आर्थिक हालत क्या हो रही है, क्या इस बारे में भी कभी सोचने की कोशिश की है? हमें 2023 में इन सब पर सोचना होगा। हमें इन चीज़ों का निदान ढूंढना होगा। इसके बिना 2023 को लेकर हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। जैसा कि हमारे देश में होता है, हर साल चुनाव होते हैं। अगले साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम शामिल है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। अभी वहाँ के हालात क्या है, चुनाव होंगे नहीं होंगे, अभी कुछ तय नहीं है। बाकी 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। राज्यों में चुनाव के दौरान हमारी पूरी केंद्र सरकार सारे कामकाज छोड़कर राज्यों में चुनाव लड़ने चली जाती है। ऐसे में पूरे वर्ष केंद्र की सरकार जो है चुनाव लड़ने में व्यस्त रहती है। चुनाव जीतती भी है, अच्छी बात है, चुनाव जीतना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बाकी सब कुछ दांव पर लगा देना यह अच्छी बात नहीं है। केंद्र सरकार से, राज्यों की सरकार से, हिंदूवादियों से, गैर हिंदूवादियों से, मुस्लिमों से, विपक्षी दलों से, सभी से अनुरोध है कि मिलकर कुछ ऐसा सोचे जिससे देश का भला हो। देश का भला होगा तभी पार्टियां होगी, तभी राजनीति होगी, तभी सरकारें होगी। इस दिशा में सोचने की जरूरत है। लगातार हमें ये सपने दिखाए जाते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम प्रतीकों में आगे बढ़ रहे हैं। हम राजपथ को कर्तव्य पथ बना देते हैं। 1948 के बाद पहली बार हमारे देश की सरकार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर चली। अभी तक वो राजपथ पर चलती थी। आखिर से क्या बदल जाएगा? इस ड्रामेबाजी से क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है राजपथ कह देने से, राजपथ को कर्तव्य पथ कह देने से देश के हालात बदल जाएंगे? हो सकता है जो सत्ता और सरकार के नेतृत्व के प्रशंसक हो उन्हें इन शब्दों में खुशी मिलती हो, लेकिन वास्तविक खुशी तब मिलती है जब लोगों के हालात सुधरते हो। यहाँ पर 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है। सरकार दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। क्या ऐसा देश खुशहाल कहा जा सकता है? हम भारत को खुशहाल देश कहते हैं, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? हम 6%, 7%, 5% की ग्रोथ कर पा रहे हैं। हमारी पूंजी भी जहाँ है वहाँ नहीं निवेश कर, महंगाई इससे कई गुना ज़्यादा है। अगर आप महंगाई को नियंत्रित किए बिना 6% की ग्रोथ पर क्या हासिल करना चाहते हैं? हम तो महंगाई के बराबर भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से देश में जिस तरीके से लोगों के बीच में वैमनस्य के बीज बो दिए गए हैं, वह जो एक आम आदमी में बेचैनी पैदा करता है, वह देखने लायक है। हम हिंदू समाज से, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम बहुसंख्यक हैं। हो सकता है कि हम थोड़ा सा अपने को कंफर्ट महसूस करते हो, लेकिन अल्पसंख्यकों के बारे में सोचिए, जिन्हें बार बार सरकार अपने विभिन्न फैसलों से, विभिन्न नीतियों से डराती रहती है। उनका क्या हाल है? क्या डरे हुए लोग देश के विकास में सहयोगी हो सकते हैं?
अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की, जिनकी तादाद करोड़ों में है, क्या 20 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ अल्पसंख्यकों को डरा करके कोई देश कैसे आगे बढ़ सकता है? कोई नहीं कह रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कीजिए, मुस्लिम तुष्टीकरण भी मत कीजिए, हिंदू तुष्टीकरण भी मत कीजिए। सरकार को सरकार की तरह चलाइए। लोगों में यह होना चाहिए कानून का राज है, लोगों में यह नहीं होना चाहिए कि हिंदू का राज है, मुसलमान का राज है, तुष्टीकरण का राज है। इस बदलाव के लिए हमें तैयार होना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से युवाओं के मन में सांप्रदायिक भावनाएं भर दी हुई, वो अच्छी नहीं है। आज हमारी सरकार औरंगजेब से बदला लेने की बात करती है, मुगलों से बदला लेने की बात करती है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। इससे क्या हासिल हो रहा है? केवल गुमराह किया जा रहा है। क्या सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है? खुश हैं लोग, बहुत सारे लोग खुश हैं कि मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है। कौन से मुसलमान? जो मुगलों के शासन में यहाँ सत्ता करते थे और बहुत हिंदुओं को प्रताड़ित किए थे। 500 साल बाद मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है, अकबर से बदला लिया जा रहा है, औरंगजेब से बदला लिया जा रहा है। इस बदले से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। औरंगजेब नहीं है आज, मुगल नहीं है आज, देश में रहने वाला मुसलमान हम में से ही कोई एक है। उन सब को लेकर चलने की जरूरत है। हमें कैसे स्वागत करें नए साल का? इन्हीं भावनाओं के साथ, घृणा के साथ? तकलीफ होती है। हमें अर्थव्यवस्था पे काम करना चाहिए, हमें विकास पे काम करना चाहिए, हमें सामाजिक तौर पर शांति चाहिए। लोगों को ऐसी नीतियां दें जिससे वो अपने लिए रोजगार पैदा कर सकें। अस्थायित्व चाहिए। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती है। जिस दौर में लोगों को रोजी रोटी के लिए काम मिलना मुश्किल हो रहा था, उस दौर में कैसे चंद लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं सरकार की मदद से? इसमें बदलाव की जरूरत नहीं महसूस होती है। चुप है लोग, हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुप है। रोटी छिन रही, छिनने दीजिए। हिंदू और मुसलमान का खेल चल रहा है, मजा आ रहा है। यह नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं 2023 में इसमें कुछ बदलाव की स्थितियां आएंगी। विपक्ष बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। जो अब तक सत्तारूढ़ पार्टी थी, आज विपक्ष में भी अच्छी स्थिति में नहीं है। एक उम्मीद राहुल की यात्रा से जरूर जगती है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज को जिस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है या जितना बिगाड़ा जा चुका है, उससे लड़ने के लिए ऐसी कई यात्राओं की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा एक यात्रा है। इस उम्मीद से, इस भावना से बहुत सारे लोगों को काम करने की जरूरत है। हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने की जरूरत है। एक बार हम भारतीय आपस में एक होंगे तो दुनिया की किसी भी समस्या से, किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। जय हिंद।